नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहन। बात करने वाले उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल को लेकर के, क्योंकि कल से लगातार सियासी हलचल इसलिए है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए, उन्होंने मुलाकात की जेपी नड्डा से और लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद क्या कुछ निकला नहीं पता, लेकिन केशव प्रसाद ने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट ये था कि संगठन बड़ा है, सरकार नहीं। और आज फिर तमाम मंत्रियों की बैठक बुलाई थी योगी आदित्यनाथ ने, और जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनको लेकर के उन्होंने एक बड़ी अहम जानकारी दी कि हर सीट पर लगभग 3 मंत्री रहेंगे जो कि उपचुनाव कराएंगे। रोहन, एक बड़ी बात यह है कि 2 चीजें हैं। एक तो भूपेंद्र चौधरी की इस वक्त मुलाकात चल रही है मोदी से। 1 घंटे मुलाकात के मायने क्या है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विवाद की शुरुआत कहाँ हुई। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य के बयान से इस विवाद की शुरुआत हुई है, जिस बयान में उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब आकलन ये हो रहा है कि क्या इशारा योगी की तरफ था, क्योंकि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद मंथन का दौर जारी है। जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे यूपी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कल केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मिले, है ना। जो कुछ भी अंदर बातें हुई होंगी वो तो किसी को नहीं पता। केशव प्रसाद मौर्य ने अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन आज फिर से उन्होंने उसी ट्वीट को दोबारा पोस्ट किया है, उसी बात को कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो ये क्या मतलब, क्या कहने का उनका अर्थ है, ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है ना। और यूपी बीजेपी का एक ट्विटर हैंडल आप देखिए। जी जी जी। उस ट्विटर हैंडल से क्या लिखा गया मैं आपको बताता हूँ। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का, कार्यकर्ता ही मेरा गौरव मेरा अभिमान है। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और इस विवाद की शुरुआत 2017 के बाद से हो गई थी। 2017 के बाद से हुई थी। आपको याद है कि जब आरएसएस की एक बैठक थी और उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य के घर में एक शादी थी। बिल्कुल। उस शादी की बधाई देने के लिए योगी पहुंच गए थे। उसके बाद ऐसा लगा था कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन फिर 2024 में आकर के लग रहा है कि वो सामान्य नहीं है। बिल्कुल 17 से ही शुरुआत हुई, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उस समय डिप्टी सीएम बना गए थे और योगी को अचानक सीएम बनाया गया था। और विवाद की जड़ भी वही है, एक तरह से शुरुआत वहीं से दोनों नेताओं के बीच कलह की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद अभी फिर 22 में भी केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से हार गए, हालांकि हार के बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, है ना। ये आप गौर करें। अब 24 में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद क्या वो मौका तलाश रहे हैं, आखिर क्या उनके कहने के मायने क्या हैं, ये बड़ी बात है। और मेरा सबसे बड़ा ये पॉइंट जो मैं उठाना चाह रहा हूं कि इन तमाम जैसे डिप्टी सीएम, सीएम, इन सबके बीच जो ये कलेश चल रही है या नहीं वो अंदाजा है हमारा, मगर इनका कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, ग्राउंड वर्कर्स पर, पार्टी के ग्राउंड वर्कर्स का मनोबल टूट जाएगा। अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं, 27 में विधानसभा चुनाव भी है। तो ये इतना बड़ा कलह जो पार्टी के अंदर चल रहा है, इसका वर्कर्स पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, सबसे बड़ी बात तो वो है। एक बात बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश के तमाम बीजेपी के नेताओं से बात होती है, तमाम सीनियर लीडर से भी बात होती है। वो दबी जुबान में ये कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती। सुनी किस स्तर पे नहीं जाती? वो ये कहते हैं कि साहब सुनी नहीं जाती, हमारे थानों पे नहीं सुनी जाती, अधिकारियों के हम कोई काम लेके जाते नहीं सुनी जाती। वो ये भी कहते हैं, तो हमने उनसे पूछा विधायकों को लेके चले जाओ या मंत्रियों को लेकर के चलाओ। वो कहते नहीं साहब उनकी भी नहीं सुनी जाती, वो भी नहीं सुनते हैं, तो क्या हम क्या करें? अंजित, क्या आपको लगता है यूपी में पिछले 5 सालों में नौकरशाह ज्यादा हावी हो गया है? बिल्कुल हावी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। नौकरशाह ज्यादा हावी हैं और हर जगह आप देखिए कि पिछले दिनों घटनाएं आई थी कि विधायक थानेदारों द्वारा मारे गए थे, है ना। अलीगढ़ या यहीं की किसी कहीं घटना है, थानेदार ने विधायक को मारा, उसको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप सारे जगहों पर देखिए ऐसी तमाम बातें हैं कि विधायक शिकायत कर रहे हैं, मतलब अपने मंत्रियों की बात नहीं सुनी जा रही है और सिर्फ अधिकारियों की बात सुनी जा रही है, अफसरों की बात। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आगरा में एक बहुत ही बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि साहब मेरा काम कर दीजिए पुलिस के बड़े अधिकारी से, नाम नहीं ले रहा हूँ उनका। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, काम तो देखिए नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कहिए तो किसी और से बात कर लो, किस बात के लिए काम नहीं हो पाएगा। वो जाके घर बैठे, उसका मनोबल टूटा, वो जाके घर बैठ गए। ये स्थिति फिलहाल बनी और केशव प्रसाद मौर्य शायद इसको भांप गए और इसी वजह से एक बार फिर से ये द्वंद्व छिड़ा हुआ है। लेकिन 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो केशव जब पिछली सरकार में जब जीते थे और जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उस वक्त भी विवाद हुआ था, उनकी तमाम फाइलें रोकी गई थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद वो फिर जब बने तो उनको पीडब्ल्यूडी नहीं दिया गया, मंत्रालय दूसरा दिया गया, लेकिन बीच में खींचतान चलती रही। और दो चीजें अहम है। इस बार बवाल ज्यादा क्यों है, आप ये समझिए। बवाल इसलिए ज्यादा है और ये पूरा विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप बीजेपी को 98 से देखेंगे और जब 2014 तक देखेंगे तो एक ये चलन रहा है कि 98 में जो बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश में आई थी, 99 में कम हो गई थी
उसके बाद कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और यही राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कल्याण सिंह ने अपने ऊपर पूरी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। फिर आता है 2002 विधानसभा चुनाव में, बीजेपी हार गई। उस वक्त क्या हुआ कि राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, कलराज मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष थे। कलराज मिश्रा ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। फिर आता है 2007 में भी इसी तरीके से इस्तीफा हुआ केसरीनाथ त्रिपाठी का। इसी तरीके से अलग अलग इस्तीफों का दौर चलता रहा और ये दौर 2012 तक चला। बिल्कुल। बंद कब हुआ? 2014 में, क्योंकि 2014 में मेरे ख्याल से लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे उस वक्त, जब बीजेपी बहुत ज्यादा सीटें लेके आई। तब ये कहा जा रहा था कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बहुत कुछ मिलेगा, नहीं मिला। फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बाद मेरे ख्याल से केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बने थे, जिनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हुआ 2017 में। फिर स्वतंत्र देव सिंह बने। तो ये 2014 तक की जिम्मेदारियां तय होती रही, लेकिन ये जो स्थिति है इसमें जिम्मेदारी तय होनी है। अब सवाल ये कि जिम्मेदारी कौन अपने ऊपर लेगा। देखिए, एक बड़ा सवाल है भूपेंद्र चौधरी पर, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई उनकी जिम्मेदारी है। नहीं, तो मेरा ये सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों जिम्मेदारी ले, सिर्फ किसी और की जिम्मेदारी नहीं बनती? तो कौन लेगा जिम्मेदारी? आपके हिसाब से किसको लेना चाहिए जिम्मेदारी? जो चेहरा है वो ले। नहीं, चेहरा तो ये कह रहा है कि हमने हमारी जो सबसे बड़ा चेहरा है वो क्यों नहीं? तो वही कह रहे हैं कि ना हमारी टिकट में सुनी गई, ना हमारी बात सुनी गई। हमको तो ये कहा गया कि भाई जाके प्रचार करो। तो आपको क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य के साथ आगे क्या होगा? क्या उनको पार्टी उनके साथ क्या करेगी? उन्हें क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? नहीं, क्या संगठन में वापसी होगी? देखिए, संगठन में वापसी मुश्किल है प्रदेश में, क्योंकि उनका एक जो दो धड़ वाला मामला हो गया है। इसीलिए ये ट्वीट मैं पढ़ के सुना रहा था कि ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल से नहीं किया गया था। ये ट्वीट बीजेपी के ट्विटर हैंडल, यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से किया गया था। और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होना ये लगातार विवाद है। और आपको याद होगा कि एक इसी तरह का विवाद, इससे बड़ा विवाद हुआ था जब ए.के. शर्मा दिल्ली से इस्तीफा देकर के उत्तर प्रदेश गए थे। अब मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि चेहरा जिम्मेदारी ले, बिल्कुल, इसमें भूपेंद्र, अगर आप ये कह रहे हैं कि जब कोई रोल ही नहीं था, अगर मान लीजिए कि जो अपने आप को स्टार प्रचारक कह रहे हैं कि हमारी तो कहीं सुनी नहीं गई, तो फिर तो भूपेंद्र चौधरी भी कह देंगे कि हमारी भी नहीं सुनी गई। बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? जब डिप्टी सीएम कह रहा है, जब डिप्टी सीएम की बातों में जब दर्द झलक रहा है, तो भाई प्रदेश अध्यक्ष भी कह सकता है, क्यों नहीं कह सकता है? और जहां तक रही राज्यपाल से मुलाकात की बात, तो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि किस लिए मुलाकात हो रही है। राज्यपाल से मुलाकात तब होती है जब मंत्रिमंडल में बदलाव हो, कोई बड़ा हो। लेकिन मैं आश्वस्त कर दूं दर्शकों को, ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार की मुलाकात है। ये मैं बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूँ। इसमें कहीं कोई सनसनीखेज मामला नहीं है। इसको बनाया जा रहा है, लेकिन आप बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। उसका कारण ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात होने जा रही है राज्यपाल के साथ। क्योंकि दर्शकों में, लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संशय बना हुआ है अभी, है ना? अभी देखिए, अभी हमारे ही लोगों, लखनऊ के लोगों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मुलाकात के देखिए मायने हो सकते हैं अपने आप में कि वो जानेंगे, लेकिन ये जो मुलाकात है, कल मुलाकात हो जाए, समीकरण बदल जाए, अलग बात है। आज की जो मुलाकात है वो शिष्टाचार मुलाकात है। और इस मुलाकात के मायने बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि आजकल तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस तरह की सब चीजें चल रही हैं। लेकिन भूपेंद्र चौधरी को, ये जिम्मेदारी को आप लोग क्या देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं भूपेंद्र चौधरी जाट नेता है। संजीव बालियान जाट नेता, चुनाव हार गए आपके रहते हुए, मुरादाबाद सीट आप हार गए आप। और जाट नेता के तौर पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई बड़ा नाम हो गया तो वो जयंत चौधरी हो गए। तो क्या भूपेंद्र चौधरी की जिम्मेदारी तय होगी, या आपको लगता है कि नहीं, भूपेंद्र चौधरी की जिम्मेदारी नहीं तय होगी, जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में किसी और की तय होगी? देखिए, ये तो बीजेपी आलाकमान ही अब तय कर सकती है। बहरहाल मैं आज स्टडी कर रहा था, तो सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ जो आज बैठक की है, उसमें उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की बात कही है कि आप फीडबैक लीजिए लोगों से जाकर, और हम उपचुनाव में, बड़ी बात बता रहा हूँ, मुस्लिम वोटर से अब एक भी को आस है। क्या ये मतलब ऐसा हो सकता है? ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, क्योंकि 2017 में, 2022 में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, कैंडिडेट नहीं उतारा था। मोहसिन रजा पहले में, दानिश अंसारी आजाद दूसरे में मंत्री बने, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ाया था। इलेक्शन नहीं लड़ाया था किसी भी सीट पर। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 403 भी। अगर वो ये कह रहे हैं कि उपचुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट उतारना बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। आज उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने निर्देश दिए कि आप ग्राउंड पे जाइए, लोगों से फीडबैक लीजिए, और जहां जहां मुस्लिम बहुल सीट है वहां मुस्लिम कैंडिडेट उतार सकते हैं। तो योगी को मुस्लिम मतदाताओं से अब आस है, मतलब एक तरह से देखा जा सकता है ऐसे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद जिस तरह से बातें चल रही थी कि अगला रोड मैप क्या होगा, है ना, तो क्या मुस्लिम वोटर सब योगी का साथ देंगे? ये बड़ी बात है।
है ना। अच्छा, एक चीज और आपसे मैं समझना और चाहता हूँ। दूसरी चीज ये भी कि आज की बैठक में ब्रजेश पाठक भी नहीं पहुंचे थे। नहीं, आज की ये कहा जा रहा है जी। कि आज की जो बैठक थी जी। वो सिर्फ उन मंत्रियों को बुलाया गया था जी। जिनको प्रभारी बनाया गया अच्छा, है। अच्छा। ये सवाल हमने पूछा अच्छा। था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ये दोनों लोग पहुंचे थे वहां जी। उस बैठक जी, में। जी। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको बुलाया नहीं गया था, बुलाया उनको गया था जो प्रभारी बनाए जो प्रभारी बनाए गए हैं। अच्छा, अब मतलब उनमें ये भी यहाँ कंफ्यूजन दूर कर दिया बिल्कुल, हमने। हाँ, बिल्कुल दूर कर दिया, जी। क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हाँ, थे कि आज बैठे कि नहीं हाँ, बैठे। सवाल तो उठते ही हाँ, रहे। सवाल जी। अब देखिए सीट कौन सी है, मीरापुर। जी। एक एक करके प्रभारी मंत्रियों के नाम भी बता देते हैं। मीरापुर में कैबिनेट मंत्री की जो प्रभारी बनाए गए हैं अनिल कुमार बनाए गए हैं। इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर हैं और केपी मलिक हैं। जी। कुंदरकी जो सीट है वहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, गुलाब देवी, यानी 4 मंत्री कुंदरकी में प्रभारी बनाए गए हैं। गाजियाबाद में सुनील शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं जो प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल। खैर जो सीट है उस पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह 2 हैं। इसके अलावा करहल से करहल बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जयवीर सिंह वहीं इटावा के इस बार चुनाव हार गए लोकसभा के। इसके अलावा योगेंद्र उपाध्याय 2 कैबिनेट मंत्री, अजीत पाल सिंह 1 राज्य मंत्री, शीशा मऊ सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री, नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री, फूलपुर राकेश सचान कैबिनेट मंत्री, दयाशंकर सिंह राज्य मंत्री, मिल्कीपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण है, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। सूर्य प्रताप शाही यहाँ कैबिनेट मंत्री, इनको प्रभारी बनाया गया। महेंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा, यहाँ भी 4 मंत्री हैं। इसके अलावा कटेरी स्वतंत्र देव सिंह और संजय निषाद 2 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर हैं। दयाशंकर मिश्र राज्य मंत्री। मझवा जो सीट है अनिल राजभर, आशीष पटेल 2 कैबिनेट मंत्री, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद, यानी 4। कुछ सीटों पे तो 4-4 मंत्री बनाएंगे। ये वही हैं जिनको आज बैठक में बुलाया गया था, उनको ब्रीफ किया गया है। क्योंकि यूपी में होने वाला उपचुनाव यही तय करेगा आगे का रोड मैप। बिल्कुल, क्योंकि जनता के मन में क्या है इसी उपचुनाव से तय हो जाना है ना। तो आपको ये भी अब तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है ये योगी अपने हिसाब से अपने हिसाब से सेट करना चाह रहे हैं। सब कुछ अपने हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं, है ना। योगी खुद से प्लानिंग कर रहे हैं, सभी मंत्रियों को खुद से दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है किसी दूसरे का इसमें कोई रोल नहीं होने वाला है। योगी खुद डिसाइड करेंगे और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करने वाले हैं वो, है ना। प्रदेश अध्यक्ष का भी कोई रोल नहीं होगा आपको? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अंजीत, आप देखें जनता में क्या संदेश जाएगा इससे। अगर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को आप देखें तो अगर बीजेपी के खुद के नेताओं में ही मंत्रियों में तालमेल अगर नहीं है तो जनता में इसका क्या संदेश जा रहा है, और इसका लाभ विपक्ष तो जाहिर तौर पर उठाएगा, है ना। आपको याद होगा डिजिटल हाजिरी पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, वापस ले लिया फैसला स्थगित कर दिया। मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी ने कहा स्थगित कर दिया जाए। ये बड़ा है, और इसके लिए अंदर से भी आवाज उठ रही थी। इन्हीं के तमाम विधायक मोती सिंह हो गए, रमेश मिश्रा हो गए, इनके खुद डिप्टी सीएम भी जब कह रहे हैं इस तरह की बातें, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इस पर नजर रहेगी हम लोगों की, और जो भी सियासी हलचल, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनता, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा मंत्री एक राज्य के नाते, तो ये नजर बनी रहेगी। शुक्रिया रोहन आपका। लेकिन लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।